ये बयानिया बनाना कि इंतखाबात में धांधली हुई है। हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं जिससे कि रिजल्ट रात 12-12 बजे तक ना रुके रहें। अपनी एक टेक्निकल टीम क्रिएट करें। आप हर आदमी को इस तरह से कंट्रोवर्शियल ना करें। 49 सेक्शंस तब्दील किए जा रहे हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हम राइट ऑफ वोट एक्सटेंड करने के लिए सेक्शन 94 में अमेंडमेंट ला रहे हैं। कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता कि चीफ कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, बड़ी अच्छी रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन जारी की, खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। याद रहे हम एक तफ्तीश से नहीं भागते। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं। कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद आज पीर के रोज़ आपको एक मरतबा फिर डीएनए के स्टूडियो से खुशामदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब हैं। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बड़ी डिबेट पिछले 3-4 दिन से शुरू हो गई है। हालांकि याद रहे कि ये 2020 में ग़ालिबन ये मामला पार्लियामेंट में लाया गया, तो उसके बाद फिर इस पर कोई डिस्कशन वगैरह नहीं की। हर चीज़ यहाँ पे ज़रूरत के हवाले से होती है। अगली बात है, जहांगीर तरीन अभी तक ख़बरों में हैं, उनको ख़बरों में रहने का ढंग भी आता है। अब देखें किस हवाले से ख़बरों में हैं, ये हम बात करेंगे। फिर एक कि लोग महंगाई पे रो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पिछले अगर साल सवा साल से देखें तो उसका अगर कंपैरिजन करें तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा एक और मसला भी है, वो है अफराते ज़र और तरक्याती मनसूबे, GDP। कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कहा, मैं तो इतना इसके बारे में जानता नहीं। मेरे तीनों दोस्त इसके बारे में बखूबी मुझसे बेहतर जानते हैं, ये अपने में ख़याल का इज़हार करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे, गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ सियालकोट में, उसमें एक गैर मुंतखब ख़ातून ने एक अपना इंतज़ामी ढांचे के जो AC है उसके ऊपर जिन ख़यालात का जिस रवैये का इज़हार किया, हमारे ज़ेर बहस वो आएगा। हम बात कर रहे थे जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में क्या होता है, हमें तो कोई तजर्बा नहीं, और जिन ममालिक में ये तजर्बा हुआ उसमें मिले जुले जज्बात हैं, ख़यालात हैं। और देखें, जिस हमारे हमसाय मुल्क में इस पे जो तजर्बा हो रहा था उनको काफ़ी अरसा लगा, कई साल लगे इस वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए। हम कह रहे हैं कि हम इलेक्शन एक्ट की 49 शिकों में तरमीम लाना चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ और देखता हूँ और सुनता हूँ। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कर दी 2 हज़रात ने, लेकिन अगर हम नेशनल असम्बली के मैं चला जाऊँ वेबसाइट पे, सेनेट की वेबसाइट पे चला जाऊँ, आपकी वेबसाइट पे चला जाऊँ, मुझे ये कई बिल नज़र नहीं आता, ये तजावीज़ कई नज़र नहीं आती जो आप तरमीम करना चाहते हैं। क्या ये खुफिया चीज़ है? आप इसको लोगों से छुपाना चाहते हैं? बाज़ार तो आपने कहा है कि नहीं, हम जाएंगे सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, अखबारात के पास जाएंगे, सहाफ़ियों के पास जाएंगे, प्रेस क्लबों में जाएंगे, और आप पेश करने में क्या एतराज़ है? कल सुबह अखबारात के इश्तिहार जो छापते हो ना, उसमें एक इश्तिहार इसका दे दो हमें, ताकि हमें एक डिबेट का आगाज़ तो हो। और ज़रूरी नहीं कि डिबेट मौज जैसे सहाफ़ियों के साथ हो। ये सहाफ़ियों का ये ख़ास तोला बनाया गया ना जिससे बात करनी, ये कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में लोग ऐसे हैं जो सहाफ़त करते हैं, जिनका पेशा सहाफ़त है। और बाय द वे मुझे आज याद आया, आज हमारी आज़ादी का कोई दिन भी है और हमारे मसाइल का दिन भी, लेकिन उसमें मैं बात नहीं करूँगा। बहुत मुश्किल है अपने हकूक़ के लिए बात करना। बुखारी साहब या अंजम साहब या इसमें मेरी मदद जावेद इकबाल करेंगे। मैं वापस आता हूँ इस इंतखाबी इस्लाहात पे। जिस दिन आप एक वोटर का इंदराज करते हैं, उस दिन से लेके वोटर के वोट कास्ट करने तक का जो प्रोसेस है, ये सारा इंतखाबी अमल है। इसमें जो खामियाँ हैं वो वजह बनती हैं आखिर में जाके ख़राबी का। और फिर जो ये आपका रवैया है कि इलेक्शन से पहले आप पानी की नहरें बहा दें, आप सड़कें बना दें, आप नौकरियां दे दें, तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन रोकेगी जी इस धांधली को? है कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इस धांधली को रोक ले? बात यह है कि अगर निज़ाम में बेहतरी लानी है तो हमें इन तमाम धांधलियों से बचना होगा। यानी कि मैं काउंटिंग वाले दिन अगर जैसे पर्ची उधर हो गई तो हम उसके बैस को बना के सारी चीज़ों को ले जाएं अपने हक में। अब आप चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम आ जाए कि जहाँ एक बटन दबाएं और इलेक्शन सारा आपके पास चला जाए, तो मेरे ख्याल ये मुमकिन नहीं है। क्यों जावेद, ये मुमकिन है? बात ये है इफ्तिखार साहब, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जब तक रिफॉर्म्स की डिस्कशन नहीं होगी, ना हमारा सिस्टम आगे चल सकता है, ना हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि रिफॉर्म्स की शक्ल क्या होनी चाहिए।
वो बता रहे हैं रिफॉर्म- वो बता रहे मैं आ हैं रहा हूं 49 कि तरफ करने देते हैं। रिफॉर्म सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि ये चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, नहीं ऐसे नहीं है। रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि इसमें क्या स्ट्रक्चरली क्या आप रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन डे की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, I agree जो with you। आपने बात की है डे 1 से बात होनी चाहिए। आपके वोटर लिस्ट के इंदराज से लेके उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है, इशू ये है कि किसी जगह 1.5 लाख वोट है उधर एमएनए बनता है और किसी जगह 5 लाख वोट है उधर का एमएनए बनता है। तो आपको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वाले मामले को भी देखना पड़ेगा। अगर आपने पाकिस्तान के हालात के मुताबिक मामलात को दुरुस्त करना है तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन अनाउंस होने से पहले प्री पोल रिगिंग क्यों कहा जाता है पाकिस्तान में, ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है पानी की नहरें कि वादों- इलेक्शन के डे के लिए लोगों को इस हद तक अवाम का माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है, लोग इधर से उधर और उधर से इधर छलांगे मारते फिर रहे होते हैं। क्या ये रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं होंगी? जब तक आप ओवरऑल सिस्टम को पाकिस्तान के हालात के मुताबिक देख के नहीं करेंगे मुश्किल। उस वक्त तक मुश्किल है। आज तक तो आप 1.25 करोड़ आपके वोटर लिस्ट में लोग ही इंदराज नहीं कर सके, ठीक है। तो आप किस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं? जब इसमें एक बात और भी शामिल कर लेना, जब हम बहस में जाएंगे, वो कह रहे हैं कि जो सियासी जमात है उसकी 10,000 की नुमाइंदगी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एक ये बात ख्याल रखना। और वो कह रहे हैं कि हर सियासी जमात जो है ना वो सालाना कन्वेंशन ज़रूर मुनक़्क़द करे, यानी ये भी हिस्सा है इंतखाबी इस्लाहात का। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली होती है, इलेक्शन रिग किए जाते हैं, मर्जी की पार्टी को जिताया जाता है, जिताया गया है, और इसके बेशुमार वाक़यात हैं। बेनज़ीर भुट्टो रिकॉर्ड पे हैं, दूसरे लोग भी इस पर शोर मुख्तलिफ मुकामात मचाते रहे हैं। लेकिन अभी आज जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जो है वो इलेक्शन की ये जो इसमें इस्लाहात की गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी है इसमें वो शरीक नहीं हो रहे। नून का कहना यह है कि मशीन के अंदर ऐसी धांधली हो सकती है जिसका सबूत भी नहीं होगा। ये दुरुस्त है कि मशीन के अंदर ऐसी धांधली हो सकती है जिसका आइंदा सबूत भी नहीं होगा, लेकिन ये जो कागज़ों वाली वोटिंग है जिसमें एक बैलेट पेपर होता है जिस पर अंगूठा लगाया जाता है, रसीद काटी जाती है, उसके अंदर फिर भी एक थोड़ा सा बचाव। लेकिन और दूसरी बात जो है वो सेनेट की बात कर रहे हैं कि सेनेट में जो है वो ओपन होना चाहिए। तो ये बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ जो आज से तवील अरसा पहले एग्री हो गए थे, अब अगर मियां इमरान खान कह रहे हैं कि इसको ओपन कर लो और खुफिया सेनेट में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो मेरा ख्याल ये बात फराग दिली से मान लेनी चाहिए। इसी तरह से जो तारकीन वतन है जो पाकिस्तान से बाहर मेहनत करते हैं और जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, अगर तारकीन वतन पैसे ना भेज रहे हो तो पाकिस्तान यकीनन दिवालिया हो जाए। और क्योंकि उनके रेमिटेंस जो है वो 20-22 करोड़ 24 अरब डॉलर आ रहे हैं, तो उनको भी अगर शामिल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें अपोजिशन को राय देनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, लेकिन बात यह है कि वो इस बहस के अंदर अगर आ जाएं तो वो अपने सॉफ्टवेयर माहिरीन के साथ आ जाएं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, उसकी रीजनिंग दे ताकि आवाम को भी पता चले ये क्या कह रहे हैं। लेकिन महज दूर से मैं कहना कि हम नहीं मानते, मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन में इस्लाहात ज़रूरी हैं लॉज में, और इसमें अपोजिशन को हिस्सा लेना चाहिए और गलत इसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात में जो तरीक़ाकार ये तय करना चाह रहे हैं और जिसका इन्होंने आउटलाइन दी है, मैं अभी तक ये आउटलाइन है, अभी इस पर तो क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। मतलब मैं इस पर देख रहा, जिस तरह अंजम ने कहा कि वो गैर मुल्कों में बैठे हुए पाकिस्तानी उनको भी वोट का हक देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हल्का बुलंदियों को दुरुस्त करने के लिए आबादी की बुनियाद पर होने वाली तकसीम को दूर करेंगे और रजिस्टर्ड वोटों के बुनियाद पर हल्का बंदी करेंगे। बड़ी खौफनाक भाई, इस बजाय तो ये बड़े मासूम से लफ्ज़ लगते हैं, लेकिन ये इस पर गौर करना पड़ेगा ये क्या है, क्या कहना चाहते हैं। ये मसला है कि सिर्फ मशीन का मसला नहीं है, जिस तरह जावेद ने कहा ना, इट्स अ बिग इशू। आपकी तजवीज़ क्या है, आप तजवीज़ भी दें आज। देखिए, गुजारिश ये है कि आप या तो तजर्बे की रोशनी में किसी बात को तय कर सकते हैं और या उसका एक ढंग का एनालिसिस करके उस किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। जो मॉडर्नाइज करने की बात है ना इलेक्टोरल प्रोसेस को, ये जिन मुल्कों ने ये थॉट प्रोसेस ईजाद किया था वहाँ ये प्रोसेस नहीं चल रहा। चाहे वो अमेरिका के इलेक्शन है, चाहे वो यूरोप के अंदर होने वाले इलेक्शन है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करा लें, चाहे किसी से करा लें, जो उसके अंदर लूप होल्स हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा जिन मुल्कों ने इसको पहल की इसको अप्लाई करने की,
वहाँ पर भी बहुत सीरियस रिजर्वेशन मौजूद हैं। ये मैंने क्यों हवाला दिया आपको, इसलिए कि RTS सिस्टम ये भी कंप्यूटराइज्ड है सारा। ये हमने तजर्बा किया ना 2018 के इलेक्शन में, देखें क्या मज़े आए रात हैं, को बैठ ही गया सारा। क्या मज़े आए हैं आपको। तो ये जिस सिस्टम की बात आज बैठ के 2 वफाकी वज़रा ने की है, ये बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम है जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। उस पूरे को मॉनिटर करने का और मनूवर करने का सिस्टम अपोजिशन के हाथों में नहीं हो। देखें, गुजारिश ये है, जो वो बैठे हैं ना इस वक्त वहाँ लेके ये होना चाहिए, उन्होंने सारे ज़मीनी इलेक्शन के तजर्बात करके देख लिया कि क्या हाल होता है वोटिंग में। इसलिए वो ऐसे ज़रिए और ऐसे नए ख्यालात राइज करने पर मजबूर हैं जिसमें इलेक्शन को अपने हक में कराने के तरीक़ाकार में और इन होल्स और लूप होल्स मौजूद हों। वाई डिड आई से दैट? एक सेंसस होता है जिसके ऊपर हर चीज़ की बुनियाद है। आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उससे बनते हैं, आपकी वोटर लिस्ट उससे बनती है। उस पर तो इत्तेफाक हो नहीं सका आज तक। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोल्यूशन दिया है वो ये है कि अगले साल या उससे शायद अगले साल दोबारा सेंसस होगा। तो सेंसस पर मुत्तफिक ना होने वाली कौम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बन जाए जब तो कहे कि पुराने कार्ड के ऊपर इलेक्शन करा लें आप, वहाँ आप समझते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप एक पूरे सिस्टम को बदल देंगे। एक तो ये नहीं होना। दूसरी बात यह है कि जब आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो अचानक आपको अपोजिशन याद आ जाती है कि जनाब इनके साथ मुशावरत होनी चाहिए, देखिए हम बुला रहे हैं वो आ ही नहीं रहे। आगे पीछे आप उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। वेयर इज़ द पार्लियामेंट? बताएं मुझे, इतने बड़े क्राइसिस आए हैं, वेयर इज़ द पार्लियामेंट? तो ये जो नज़रिया ज़रूरत के तहत चीज़ें ईजाद होती हैं, इनसे वो बेनिफिट कभी आप हासिल नहीं कर सकते। ख्वाजा साहब, मैं जानूँ ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। अब अगली स्टोरी, जहांगीर तरीन हस्ब मामूल फिर ख़बरों में छाए हुए बहुत अच्छा ही सियासत करते नज़र आ रहे हैं। कम से कम उनके जो एडवाइज़र हैं उन्होंने उनको एक ढंग सिखा दिया है कि इमरान खान के नर्व्स को चेक करते रहो, बजट का सेशन आ रहा है, दबाव बढ़ाते रहो, ये खौफ पैदा करते रहो कि बजट पास होगा नहीं होगा, अगर पास ना हुआ तो फिर क्या होगा। अभी तो कहा है एक दोस्त ने हमारे ने कि प्राइम मिनिस्टर असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, वो दबाव में नहीं आएंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे। तुम्हारे ख्याल इन सारी चीज़ों की दबाव की वजह से ऐसी बातें हो रही हैं। जी बुखारी साहब, ये जो जहांगीर तरीन अब कब तक ये खेल खेलता रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आज जो उन्होंने सवाल जवाब किए जर्नलिस्टों के साथ, उसमें 2 बातों का बहुत मज़ा लिया मैंने। एक तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का जो बयान था, जो वो हलक फाड़ फाड़ के अपने जज्बा वफादारी में क्या क्या कह रहे थे उन्हें खुद भी शायद पता नहीं है। उनका मैं ऐसे छोरे लोगों के सवाल उठाए हुए सवाल नहीं कहा उन्होंने, तो मैं कह रहा हूँ हाँ, अपनी राय। अच्छा, इसलिए कि वफादारी अपनी जगह है, लेकिन लोगों को ये याद है कि जहांगीर तरीन का इमरान खान साहब को ईवाने इक़्तिदार तक पहुंचाने में क्या रोल था कि ये भी किसी से छुपा हुआ है। फिर ऐसे लोगों को अगर एक आदमी खड़ा होकर रेडिक्यूल करेगा जो जुमे और हफ्ते के दिन जाके चंदा लेता है मज़ार के ऊपर बैठ के, तो ये इस किस्म की बातें जो है, एक तो मुझे इसका बहुत मज़ा लिया है कि उन्होंने उसको इतना बुरी तरह से स्नब किया है कि जिसका कोई हाल नहीं है। क्योंकि अगर आपने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सुनी हुई है तो फिर आपको मेरी बात में थोड़ा सा मज़ा आएगा। एक बात। दूसरी बात, देखें, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक हद तक तो चले गए कि उन्होंने अपने टीम, अपना ग्रुप जो है भेज दिया इमरान खान से मुलाकात के लिए। इमरान खान साहब ने उनको कोई बच्चा नहीं दिया। वो रियाज साहब ने जो आके ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब एक अपनी ज़िद पर कायम है, वो जहांगीर तरीन से नहीं मिले। हालांकि जब इतने लोगों से मिल लिए थे तो वो भी अगर बीच में बैठे होते तो क्या फ़र्क पड़ जाना था उससे। दूसरी बात यह है, और ये मैं बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि देखिए, जब आपके दोस्त नाराज़ होते हैं, जब आपके पार्टी के स्टॉलवर्ट नाराज़ होते हैं, एक जमहूरी अंदाज़ है उनसे बात करने का, उन्हें कंसल्ट करने का, उनसे मुशावरत करके उसको टेम करने का। ये जो आप एक ज़िद्दी बच्चे की तरह से खड़े हो जाते हैं हर चीज़ के ऊपर, दुम के ऊपर, ये आपको रविश जो है तर्क करनी पड़ेगी। इसलिए कि आपके ऊपर प्रेशर देखें क्या है। पीडीएम दोबारा रिवाइव होने की बात कर रही है, पीडीएम का एक झटका आप खा चुके हैं, फिर महंगाई आपके काबू में नहीं है, लोग आपसे बात कर रहे हैं। अब आप बुखारी साहब, बात पता क्या है? जब इसके पहले के बुखारी साहब की बात, अब आप धमकियां देने पर आ गए हैं, मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा। इसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, यहाँ शायद इस वक्त नहीं है बयान करने का। तो मेरी मुराद ये है, आप पॉलिटिकल इशूज़ को पॉलिटिकली हैंडल कीजिए, जिद ना करें उसके ऊपर। सियासत में जिद की गुंजाइश नहीं। अच्छा, जावेद, इससे पहले कि तुम इस सारे मामले को आगे लेके जाओ,
मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कहना है उसका जंगी तरीका कि इस केस में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो ये वफाकी तहकीकाती इदारे को क्यों दिया गया? ये बड़ा अहम सवाल है। अगर एक केस क्रिमिनल नहीं है तो आप FIU को कैसे दे सकते हैं? बात यह है कि खान साहब, जिस तरह हम पिछले 1 महीने से एक स्टोरी को कवर कर रहे हैं, ख्याल आगे भी करते रहेंगे मेरे ख्याल में जिस तरह हमने पहले दिन जहांगीर तरीन के बारे में बातें की थी ना, आज मैं वही बातें रिपीट करूंगा और वही बातें नहीं, इसका इस सवाल का भी जवाब आ जाए। नहीं, मैं इसका नया नुक्ता उठाया ना, उन्होंने कहा कि मेरे पे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। वो मैं बताता हूँ ना, अली जफर साहब को अपॉइंट इसलिए किया गया था ना, जिसपे उन्होंने पहले तो रिजर्वेशन का इजहार किया, लेकिन अगर आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो इससे आपको बात क्लियर हो जाएगी कि हम जो बात कर रहे थे वही बात हो रही है कि इसको डिले किया जाए, ठीक है, और इसको टाइम में इस तरह चलाया जाए कि आपका बजट भी पास हो जाए, मामला भी रफा दफा हो जाए। जहांगीर तरीन साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उन्होंने अली जफर पे भी इजहार इत्मीनान कर दिया है, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अकाउंट्स के लोग उनसे मिलके मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो उनकी पहली जो चीज़ थी वो एक्सेप्ट हो गई। दूसरी चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी कि ना मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ, ना मैं PMLN में जा रहा हूँ, ना मेरा किसी से राब्ता है। तो हमने भी यही बात कही थी कि PTI के 2 मिनिस्टर और गवर्नर साहब इनके साथ निगोसिएशन कर रहे हैं और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और पार्टी की तरफ जाना, वो भी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात हमने कही थी कि ये मामले को डिले कर दिया जाएगा और जहांगीर तरीन कभी भी ये नहीं कहेगा मेरा केस खत्म कर दो, इसकी पेशियां डलना शुरू हो जाएंगी 15 दिन। लेकिन एक बात ये तो आप पहले कह चुके हैं, मुझे बताएं आज एक नया पॉइंट उसने रेज किया, उसने कहा मेरे पे क्रिमिनल प्रोसीजर, ये पुरानी बात है। अच्छा खान साहब, ये पुरानी बात है। उसी बात पे तो अली जफर साहब को अपॉइंट किया गया था, इसी बात पे तो तमाम जो डेलीगेशन गया था उन्होंने कहा था कि वी डोंट ट्रस्ट शहजाद अकबर, आप अली जफर या किसी को बैठा दें, वो इसको एनालिसिस कर ले और ये क्रिमिनल केस हमारा बनता ही नहीं है, FIA ने नाजायज किया है और वो बात उनकी कबूल कर ली। बात ये है कि कबूल कर ली है। जहांगीर तरीन जो है वो धमकी भी दे रहा है और कि ईद के बाद देखेंगे, और ताबेदारी भी कर रहा है। वो बहुत एहतियात के साथ इस क्राइसिस को हैंडल कर रहा है, लेकिन अभी उसने ये ऐलान नहीं किया कि वो क्या करेगा। लेकिन उसको ऐलान होते नहीं है इस तरह की चीजों के। सुन तो लो यार, उसको पता है कि जो अरकान असेंबली जिसकी बुनियाद पर वो धमकी दे रहा है वो किस हद तक इसके साथ जाएंगे, वो अपना फ्यूचर तबाह करके जहांगीर खान के साथ खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी भी इस तरह लोग हुकूमती पार्टी के अगेंस्ट एक नॉन इलेक्टेड 8 MPA के साथ मंजूर भुट्टो चीफ मिनिस्टर बन गया था पंजाब का। यार आप बोल रहे हैं जहांगीर तरीन चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा, ना वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। जहांगीर तरीन ने जो है अली जफर के ऊपर जो है वो एतराज भी कर रहा है, लेकिन वो एक मैक्सिमम खुला एतमाद का आज वो फायदा भी उठाना चाहता है। अली जफर की तारीफें कर रहा है जिसकी जरूरत नहीं थी। तारीफ इसलिए कर रहा है कि वो एक सियाना वो है, और साथ ही वो अंजाम एक मिनट रुकना, ये जो हम किसी की तारीफ करते हैं तो जो आदमी जिसकी हम तारीफ कर रहे होते हैं, क्या वो अपने तमाम असूल, मौक़िफ़ और इंसाफ और कानून को भूल जाता है? हाँ, हमारा ये कल्चर है हमारे। हाँ भाई, ये आप इमरान खान साहब की तारीफ, इमरान खान की बात ही कर रहा है, आपके जो पॉलिटिक्स के अंदर, हम तो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना कि अली जफर वो जहांगीर तरीन बड़ी शाह महमूद पे, वो इसलिए नहीं कि वो शाह महमूद को समझता कुछ नहीं है, वो ये खतरा मोल लेना चाहता है कि पार्टी के अंदर किसी एक छोटे से ग्रुप को भी अफेंड कर दे। वो अभी क्योंकि कुरैशी पहले ही अफेंड है, उसको पता पहले दिन से आपस में लड़ाई है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से इस क्राइसिस से निकलने के लिए कोई दोनों रास्ते अख्तियार करे। लेकिन बात यह है कि उसको इस और बात जो रियल फैक्ट ये है कि 52 रुपए किलो की चीनी जो है वो 102 रुपए 110 रुपए की हो गई, 120 की हो गई। और ये अरकान असेंबली जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं, इनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये क्या इतना बड़ा जुल्म हुआ है और तुम कहाँ खड़े हो। ख्वाजा मैं जानो ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजा। महंगाई है कि जान नहीं छोड़ रही, लोग खड़े हैं कतारों में खड़े हैं 20-25 रुपये बचाने की खातर। कितने घंटे खड़े हैं कोई नहीं जानता।
और लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि चीज़ें सस्ती मिलें। आप यकीन करें कि ऐसी सब्ज़ियां लोग ख़रीद रहे हैं जो नॉर्मली उनकी शक्ल देख के आदमी ना ख़रीदे। दालें हैं तो उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, घी है तो वो आपके बस में नहीं आ रहा, आगे ईद आ रही है, चीज़ें बाज़ार से गायब हो रही हैं। और बड़ी अच्छी बात पिछले दिनों एक अदालत में ज़ेर बहस आई कि जो आपने ये टेंट लगा के सारा का सारा सब्सिडी का पैसा इन टेंटों के नीचे बैठे लोगों को, दुकानदारों को दिया है, इसकी वजह क्या है? और वो कोई सब्सिडी कम नहीं है, अरब रुपए में सब्सिडी है जो दी जा रही है। कहाँ जा रही है, उसके मकासद क्या हैं, क्या उससे जो महंगाई है वो कम हो रही है? मेरा ज़ाती तजर्बा है कि नहीं हो रही। अब मैं अंजम रशीद साहब से कहूँगा कि उनका ज़ाती तजर्बा क्या है, एक शख्स के तौर पे, एक ख़ानदान के सरबराह के तौर पे, कि जो चीज़ें बाज़ार में बिक रही हैं उसको कैसे देखते हैं? फल, सब्ज़ी, दवाइयाँ, घी, चीनी, क्या हो रहा है? देखो, अगर महंगाई को डिफेंड तो करना बिल्कुल बेवकूफ़ी और जहालत है। महंगाई रुकनी चाहिए, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन इस हकीकत को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुल्क की माशी हालत है क्या। मुल्क की माशी हालत ये है कि मुल्क का जो टोटल रेवेन्यू है वो पिछले साल 4000 अरब रुपए इकट्ठा हुआ, और पाकिस्तान का जो कर्जा था वो भी 4000 अरब रुपए था। बाकी जो मुल्क है, आपने जुडिशरी को और ब्यूरोक्रेसी को और जो तनख्वाहें दी हैं वो आपने कर्जे लेके दी हैं। अब इस दिवालियापन की हद तक हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक खुशी की रमक ये नज़र आई है कि ADP ने कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इस साल ग्रोथ रेट जो है वो 2% होगा। वो 1% की भी तवक्को नहीं थी, आधे % की तवक्को थी। 2% होगा और अगले साल 4% होगा। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा, ये एक बेहतरी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जिस सतह पे खड़ा है वो अब लगता है अब दिवालिया हुआ। IMF ना कर्जा दे तो दिवालिया, सऊदी अरब कर्जा वापस ले तो दिवालिया। पाकिस्तान तो एक तलवार पे चल रहा है, एक बर्बादी की और उसकी हालत में चल रहा है। इसमें इस तरह की बातें करना बेवकूफ़ी की बातें है। बहरहाल एक अच्छी मुस्बत सोच रखें, कोई बेहतरी आएगी। बुखारी साहब मुस्बत सोच रखें, और अंजम रशीद की इस मुस्बत सोच है, इसने कहा कोई किसी गैर मुल्की बैंक का भी नाम दे रहा था कि आपके हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो कह रहा है, वो बार बैठ के हमारे बारे में कह रहा है कि हमारे हालात अच्छे हो रहे हैं और हम ऊपर जाएंगे। और उनको आपसे ज़्यादा पता है। उस ऊपर जाने का फ़ायदा ये होगा कि घी सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, दालें सस्ती हो जाएंगी, दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी, लोगों को कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा होगा बुखारी साहब? देखिए, मैं तो जो है वो रियल वर्ल्ड में रहता हूँ, मैं इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं हूँ। क्योंकि ADB ने क्या कह दिया है, वो IMF क्या कह रहा है, वो हम सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस किस्म की कंडीशनलिटीज़ वो लगा रहा है, इस कौम को वो बैंकरप्ट करके छोड़ेंगे। और माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जिनको खुदकुशी करने का शौक़ था बहुत IMF में जाने से पहले, वो इस वक्त IMF के अंदर जाने के जो जवाज़ और जो ज़रूरियात पाकिस्तान हमें बता रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हालत पर भी रहम करे और कौम की हालत पर ज़रूर तरस खाए। असल बात यह है कि एक अच्छी बात कहीं से सुन के पूरे ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर से आंखें बंद कर लेने की ना मुझे कभी आदत रही है, ना मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे कभी इस आदत का शिकार करे। जो ग्रोथ 7% पे मिली थी उनको, या 6.8% पे मिली थी, उसके 2% हो जाने पर मैं तराने वो 6% कब हुई? यार छोड़ो, वो 7% कब हुई? अल्लाह बताए इनको 6.8। खुदा से डरो, कभी नहीं। तो बुखारी साहब इसे जब प्रोग्राम के शुरू में मैं कह चुका हूँ कि ये मसला और वो जो बजट 2021 का आ रहा है, और आपका रवैया ये रहेगा, लोग हंसेंगे आप पर। हंस रहे हैं। मैं सारा 6.8% मिली थी, ये मैंने नहीं कहा, ये लोगों को, वैसे बहुत सारे लोगों को आप मुझे एक बात समझ लो, मैं भी जाहिल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो 8% और 3% और 4% की बात करते हैं, इसका मुझे गरीब को क्या फायदा? ये भी तरीका बता दो, इसका फायदा मुझे क्या होता है? कोई फायदा हो ही नहीं। मैं बताता हूँ फायदा होता है। बात पता क्या है, जब मुल्कों की इकोनॉमी को मिसमैनेज किया जाए और जो फ्यूचर के हालात और अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए उसको मैच करने की आप पोजीशन में ना हो, तो फिर आप गलत फैसले करते हैं। जब आप गलत फैसले करते हैं तो फिर इन्फ्लेशन होती है, और जो पिछले 2.5 साल में हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, और स्पेशली जो अभी लेटेस्ट फिगर आए हैं वो 12%, तकरीबन 12% इन्फ्लेशन के आए हैं, जो पिछले 9 महीनों की सबसे हाईएस्ट फिगर है। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात मैं जो करना चाहता हूँ, शौकत तरीन साहब की अगर स्टेटमेंट आप सब की नज़र से गुजरी होगी
शौकत तरीन साहब ने बड़ी क्लियरली बात कही है कि हमें IMF की डिक्टेशन में नहीं आना। IMF हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। शौकत तरीन कौन? ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो इस वक्त हैं, या जब अब नया लाया गया। जी अच्छा। जी। फिर उन्होंने तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, मैं अंजुम साहब की बात को अब मैं क्या कहूँ, उन्होंने कहा है कि जनाब अली, अगर आपका मुल्क 5% GDP ग्रोथ के साथ ग्रो नहीं करेगा तो अगले आने वाले 4 साल आपके और ज़्यादा वर्स्ट होंगे। और जहां तक बात बुखारी साहब बात कर रहे थे, मैं बुखारी साहब की बात को सेकंड करूंगा। जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई है उस वक़्त पाकिस्तान की ग्रोथ ऑफिशियली IMF, वर्ल्ड बैंक तमाम ने अनाउंस की थी 5.8% GDP ग्रोथ का एग्जैक्ट फिगर था। Not the 7%, not 7. एक सेकंड अंजुम साहब, एक सेकंड। 5.8 कहाँ है? और आज 2.5 साल में हम 2% पर भी नहीं आ सकते। मैं ब्रेक पे जाऊं, यही है हमारी इन्फ्लेशन का इशू है। मैं इससे पहले के ब्रेक पे जाऊं, बहुत मुझे समझा दीजिए, इसने अफरात ज़र की बात की। जब अफरात ज़र होता है तो क्या जो हमारा 100 रुपये है इसकी कीमत कम हो जाती है? जो मेरी जेब में 100 रुपया पड़ा है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना। जो अगर मेरी जेब में 100 रुपये है तो अगर 11% और कम हो गया तो वो रह गया 89 रुपीज़। ख़ुद ये मामला है। अब थोड़ी सी बात आपको भी समझ आ जाएगी, अफरात ज़र क्या होता है, इसका नुकसान मुझे और आपको क्या होता है। ये GDP वगैरह समझने में आपको भी कुछ वक्त लगेगा, मुझे भी कुछ वक्त लगेगा, और हमें वैसे समझनी चाहिए, पढ़ लिखी गुफ्तगू करनी चाहिए। ये ज़्यादा बात है कि हम घी की प्राइसेस और गंदम की प्राइसेस को बढ़ाने में भी साबका हुक्मरानों का हाथ होगा। ये चीनी जो महंगी हुई है ये भी साबका हुक्मरानों ने बनाई है। दालें बाज़ार में महंगी, वो भी साबका हुक्मरान कर रहे हैं। तो उसे मार्केट से पता चल जाती है। गरीब आदमी की GDP का तो इंडिकेटर उसे मार्केट से पता चल जाता है। ये बहुत मज़े की दिलचस्प डिबेट है। मेरा ख्याल है एक दफ़ा इस हफ्ते में एक प्रोग्राम रखेंगे, हम शुरू ही से करेंगे कि क्या है मार्केट इकोनॉमी, क्या है, किसको इजाज़त है, किसको इजाज़त नहीं है, GDP क्या है, अफराद ज़र क्या है। ये सारी बातें हम आपको सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे जाना है ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। अब हम एक ऐसे मौजू को डिस्कस करेंगे जिसमें मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ सियालकोट के एक बाज़ार में एक असिस्टेंट कमिश्नर अपनी ड्यूटी पर थी। वहाँ पे एक खातून तशरीफ़ लाई जो फ़िरदौस आशिक़ अवान हैं, वो वज़ीर आला की मामून ख़ुसूसी हैं। उन्होंने आके उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया उस पर सारे मुल्क में रद्द-ए-अमल का इज़हार हुआ है। और मैंने ये महसूस किया कि एक ख़ास हिस्से ने इसको ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक मुहिम के तौर पर रात गए इस्तेमाल किया। इस मुल्क में पहले ही अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है काजी फायद ईसा के हवाले से। अब AC सियालकोट के हवाले से ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक मुहिम, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ तो 24 घंटे मुहिम है कि पार्लियामेंट में बैठे लोग चोर हैं, मनी लॉन्डर करते हैं, करप्शन करते हैं, महल बनाते हैं। ये बात अब संगीन होती जा रही है। अब लोगों को भी समझना चाहिए कि आखिरकार ये क्या है। ये तीनों के तीनों जो अदारे हैं हमारी रियासत के अंदर या रियासत के जो हिस्से हैं, इनके साथ ये जो सलूक किया जा रहा है इसका नतीजा क्या होगा। मैं आपको सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ, जिस खातून ने कल ये सारी हरकत की उसके पास ये इख्तियार कतई तौर पर नहीं था कि कोई एग्जेक्टिव इख्तियार इस्तेमाल करे। जो ये महंगाई के लिए, इन चीज़ों के लिए जो चीफ मिनिस्टर हाउस ने 13 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें जिन लोगों को इजाज़त है इन बाज़ारों में जाने की, ऐसा काम करने की, उनमें मोहतरमा का नाम नहीं है। ये वो नोटिफिकेशन है जो CM हाउस से हुआ है, इसमें इन मोहतरमा का नाम नहीं है। इसका जो काम था, इसका ये सियालकोट था असलम इकबाल के पास, उनके ज़रिए काम लगाया था। अब सवाल है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं है, वो जाके एक ऐसे शख्स के साथ उलझ जाता है पब्लिकली, ये मुनासिब नहीं है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर की इज़्ज़त नहीं है, अगर डिप्टी कमिश्नर की इज़्ज़त नहीं है, अगर कमिश्नर की इज़्ज़त नहीं है, अगर IG की इज़्ज़त नहीं है, SP की इज़्ज़त नहीं है, तो फिर हम अनारकी की तरफ बहुत तेज़ी से गामज़न हो जाएंगे। क्योंकि यही वो अदारे हैं जो कवानीन का इत्तलाक़ कराते हैं, उसका एहतराम कराते हैं।
तो मैं आज की जो शुरा हैं, मेरे दोस्त जो है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा इस बात को सामने रख के बात की जाए कि हम खड़े क्या हैं, हम चाहते क्या हैं। जी लेकिन सर गुजारिश ये है कि एक तो आपको हुकूमती माइंड सेट समझना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या है। चाहे बात हो फवाद हसन फवाद की, चाहे अहद चीमा की बात हो, 2.5 साल 3 साल जेलों में डाला गया उनको, इसलिए ये तसव्वुर है, एक मान लिया है इस हुकूमत ने कि जो ब्यूरोक्रेसी थी ये ग़ुलाम थी पिछले साबका हुक्मरानों के, उनके घर की लौंडी थी। क्या निकला है उनके खिलाफ 2.5 साल के अंदर, वो सूरत हाल तो हमारे सामने है। असल में इस वक्त लड़ाई जो है पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की कोई ऐसी कोशिश नहीं है जो अल्लाह के फजल से इस हुकूमत ने छोड़ी हो। अगर आप कहें तो मैं तफसील में जा सकता हूँ। अदलिया के साथ जिस किस्म की महाजराई इस वक्त चल रही है और जिस तरीके से जुडिशरी को कंडेम किया गया है मेरे 50 साल जर्नलिज्म में, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, जैसा मैंने पहले कहा आपसे, पुलिस, अगर आप हाल में आपको सुनाने बैठूँ 6 IGO के तबादले से लेके और पता नहीं क्या 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 क्या, ये एक रवैया है, ये एक माइंड सेट है। कोई भी हुकूमत 4 पिलर्स के बगैर नहीं चल सकती। अगर अदलिया आपकी ठिकाने से नहीं है, मुल्क नहीं चल सकता। अगर आपकी इंतज़ामिया ठिकाने से नहीं है, मुल्क नहीं चल सकता। अगर आपकी जुडिशरी जो है वो ढंग से नहीं चल रही तो मुल्क नहीं चल सकता। यही हाल पार्लियामेंट का है। तो ये जो 4 सतून है, इसके अंदर इतना ऑफ बैलेंस अगर होगा तो आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि ब्यूरोक्रेसी आपसे तामुल भी करें, क्योंकि जिस किस्म का मुजाहरा ये हुआ है ये पहला मुजाहरा नहीं है, इससे पहले बहुत सारे मुजाहरे बुखारी साहब, बात पता क्या है, बात ये है कि ये रवैये दोनों तरफ हैं। आप ये देखें माजी 35 साल की जो सियासत, यार वो तो कंडेम करके दफना दिया ना। नहीं, पहले बात को समझें। यही वो छोड़ दो, 3 साल हो गए यार, खुदा के लिए बुखारी साहब, बात क्या की, आप पहले बात को समझें। जब तक हमें बात समझ नहीं आएगी, आवाम को बात नहीं समझ आएगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये 2 डिफरेंट जो माइंड सेट जिनकी आप बात कर रहे हो, इसमें फरदौस आशिक अवान एक माइंड सेट है और ब्यूरोक्रेसी एक माइंड सेट है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने पिछले 35 साल में इन ब्यूरोक्रेट्स को इतना आपने एक सेकंड, किसको रियासत चलानी है? रियासत हुकूमत ने चलानी है ना? नहीं, रियासत हमेशा स्टेट ने चलानी है, जिसके पास ये नॉन इलेक्टेड नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनली शी इज बीन अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर विद सम पावर। With some power, definitely. बात यह है कि अगर उन्होंने कोई बदतमीजी या जो लैंग्वेज यूज की है वो कंडेमेबल है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की जो लैंग्वेज है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इंतहाई गलत, नामुनासिब है, वो किसी भी फोरम पे किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है कि आपने थ्रू आउट ब्यूरोक्रेट्स को अपने स्लेव के तौर पे चलाते रहे हैं, चाहे ये गवर्नमेंट है, मैं पिछलों की बात नहीं कर रहे। जब आप लाइन में लग के लिस्टें बनवा के पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को आप अपने पे डिपेंडेंट कर देते हो तो आप हाकिम बन जाते हो। जब हाकिम बन जाते हो तो फिर आपको हाकमाना रवैया अख्तियार करते हो। जब आप हाकमाना रवैया अख्तियार करते हो तो फिर ये वाक़यात होंगे। या तो ब्यूरोक्रेट्स को इस हाकमाना रवैये को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को डिग्निफाई होना चाहिए, उनकी डिग्निटी का एहतराम होना चाहिए, सबकी डिग्निटी का एहतराम होना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को डिग्निटी का मुजाहरा जहां करना चाहिए। कल क्या हुआ? कल कोई डिग्निटी का मुजाहरा नहीं कर रही। नहीं, हम तो एक स्पेसिफिक इशू में बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक इशू की बात करो कि जो ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी है उसको चाहिए कि वो कानून के साथ, आइन के साथ वफादारी और डिग्निटी का मुजाहरा करे और कहे कि मैं नहीं मानती किसी बात को या मैं नहीं मानता किसी बात को। लेकिन ये हुक्मरानों के साथ उनके जाती मुलाजिम बन जाते हैं अपनी करप्शन के लिए। सुन लो यार, कल की बात भी कर लेंगे। और कल भी जो हुआ है वो सिर्फ एक पर्सनल बात है, लेकिन मैं एक ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी की जो डिग्रेडेशन हुई है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी एक नाहल तरीन ब्यूरोक्रेसी बन गई है। उसकी वजह यह है कि ये आइन के साथ, कानून के साथ, रियासत के साथ वफादार रहने की बजाय, गैर जानिबदार होने की बजाय ये जाती मुलाजमत बन जाते हैं अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी बदअनवानियों को आगे बढ़ाने के लिए। और ये एंटी पीपल बन गए हुए हैं, ये एंटी अवाम बन गए हुए हैं। इनको चाहिए कि ये बहाल करें अपनी डिग्निटी को, आइन के साथ और कानून के साथ जो वफादारी करके गैर जानिबदार हों और इस मुल्क को चलाएं, ना कि जाती मुलाजिम बन जाए। ये बात जो डिबेट हुई है बड़ी तेज़ होती थी, पहले हिस्से में हमने बड़ी तेज़ होती थी डिबेट की। लगता है ऐसे है कि उस असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो हुआ दुरुस्त हुआ। ये इख्तियार है एक खातून को जिसके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं कि वो किसी भी पब्लिक मुकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को
इस तरीके से पुकारे। और जो फ़िक्रा उन्होंने कहा वो मैं यहाँ पे नहीं दोहराता, दुनिया सुन चुकी है कि फ़िक्रा उन्होंने कहा तुम्हारी तैनाती डैश डैश। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।